देखो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे ले, दरवाज़ा बस बंद कर दो वो। देखो सरल सा टॉपिक है, ज़्यादा खास कुछ है नहीं। अभी तक क्या करवा दिया था एक बार क्विक रिवीजन देख लो। कोई भी वेक्टर कैसा होता है, अपनी एक्सेस में बटा रहता है। मान लो ये ए वेक्टर है तो अपनी एक्सेस में बटा रहता है। मतलब अगर ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर किधर भी रह सकता है, हो सकता है ऐसा, एक ऐसा वेक्टर निकला है ए वेक्टर, ठीक है। अब ये ऐसी तो कोई एक्सेस नहीं है जिसकी डायरेक्शन ये वाली हो, ठीक है, ऐसी कोई एक्सेस नहीं जिसकी डायरेक्शन ऐसी हो, तो अपन उसको एक्सेस में बांट देंगे कि कुछ ना कुछ वाई एक्सेस में होगा, कुछ एक्स एक्सेस में होगा, और कुछ वाई एक्सेस में और कुछ एक्स एक्सेस में होगा। तो ए वेक्टर को अपन लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। मतलब ये एक वेक्टर है, उसको अपन ने बांट दिया कि एक एक्स एक्सिस में इतना है, वाई में इतना है और जेड एक्सिस में इतना है, ठीक है। अगर एक वेक्टर मान लो एक्स एक्सिस में है 5 और वाई एक्सिस में है 8, एक्स एक्सिस में 5 है और वाई एक्सिस में 8 है, मतलब ये वेक्टर कैसा कहलाया, ऐसा कहलाया। अब देखो ये वेक्टर एक लिया, ये वेक्टर एक्स एक्सिस में 5 है और वाई एक्सिस में 8 है, मतलब इसकी हाइट 8 की और चौड़ाई इसकी 5 की है। तो ये हो गया ए वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस में 5 है और वाई एक्सिस में 8 है। इतना समझ में, बहुत पास में होगा ना। हाँ, वाई एक्सिस में ज़्यादा है तो वाई एक्सिस के पास में हो जाएगा, एक्स एक्सिस से दूर है। तो बस इसकी चौड़ाई अगर ऐसा बस देखें तो 5 है, ऐसा देखें तो 8 है, ठीक है। एक नॉर्मल एग्जाम्पल लें, अगर अपन ने एक बॉल को ऐसा सीधा फेंका, यहाँ से बॉल फेंकी यहाँ तक, अपन बोलेंगे बॉल ऊंचाई में कितनी गई, बॉल की हाइट कितनी है, तो अपन ये वाली डिस्टेंस नाप लेंगे, ये वाली डिस्टेंस नाप लेंगे, बॉल की हाइट कितनी है। मान लो ये बॉल वेक्टर है, ठीक है, बॉल की हाइट कितनी गई, ऊपर 10 मीटर गई, लंबाई में कितनी दूर गई, आगे कितना गई, आगे मान लो 20 मीटर गई, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट, अब हमने बोला इसमें पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड रहती है, चाहे ये यहाँ पे रहे और चाहे इसी को उठा के यहाँ पे लाके ऐसा लिख दो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों बताएंगे हाइट के बारे में, ठीक है। तो इसमें पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड रहती है, एंगल बस चेंज नहीं रहना चाहिए। तो इसमें क्या, बॉल अपन ने फेंकी ऐसे, लेकिन अब ऐसी तो कोई एक्सेस है नहीं, ये नहीं बोल सकते कि 100 मीटर वैसे गई या 20 मीटर वैसे गई। अपन क्या बोलते हैं, अच्छा हाइट में गई 10 मीटर, मतलब कह सकते हैं बॉल को अपन ऐसा कह सकते हैं 20 मीटर गई दूरी में, मतलब 20 मीटर आई कैप और ऊपर गई 10 मीटर प्लस 10 मीटर जे कैप, ये वाली चीज, ठीक है। हाँ किसको, 10 को आई नहीं ले सकते ना, ये 10 ऊपर है तो 10 जे होगा, और ये एक्स एक्सेस आई होता है एक्स एक्सेस के लिए, वाई होता है जे एक्सेस के लिए, और ये जो ऐसी एक्सेस आती है जेड एक्सेस उसके लिए होता है के। तो अपन ने बॉल, हाँ उसमें के भी आता है। तो अपन ने बॉल को ऐसे फेंका, क्या बोला, 10 मीटर ऊपर गई, 20 मीटर आगे गई, मतलब 20 मीटर आई कैप प्लस 10 मीटर जे कैप, ये वाली ठीक, ये वाली चीज़ ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि यार बॉल इतना तो है, पता चला, लेकिन ये बॉल यहाँ से यहाँ इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी हवा में, मतलब जैसे बॉल फेंकी, बॉल के पीछे एक धागा लगा दे तो बोलेंगे डिस्टेंस कितनी हुई, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, ठीक है। ये तो इस डिस्टेंस को निकालने का क्या तरीका है, इन दोनों का स्क्वायर करो और उसको अंडर रूट में ले लो, ठीक है। नहीं पाइथागोरस नहीं, दोनों का पाइथागोरस भी ले सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट में ले लो, इसलिए बोला इसमें तो पाइथागोरस ठीक है, जब जेड एक्सेस आ जाएगी तब, इसलिए बोला कि इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट में ले लो। देखो क्या किया, अब बॉल 10 मीटर ऊपर गई, 20 मीटर आगे गई, अरे भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, इस केस में जेड होता तो फिर जेड के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम है नहीं ना, पढ़ा नहीं अपन ने, तो ये किया कि दोनों का स्क्वायर किया, अंडर रूट में ले लिया, भले पाइथागोरस थ्योरम है मानते हैं। अगर इसकी हाइट निकालनी होती तो, देखो हाइट तो दी है ना भैया, निकालनी होती तो फिर दूसरी चीज दी होती, कुछ ना कुछ दिया होता। हाँ हाँ उसके लिए पाइथागोरस लगता, पाइथागोरस लगा लेना। अभी देखो क्या किया, पाइथागोरस लगा दे, देखो पाइथागोरस भी सेम चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 क्या सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हम तुमको समझ में नहीं आया तो अपन ने क्या किया, तुम 11th में हो ना, हाँ तुमको समझ में नहीं क्या किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों को अंडर रूट में ले लिया, ठीक है। देखो 540, हाँ क्या आया,
400 और 20, 420 आया ना। अरे 20 जब 10 का 40 होगा ना, 10 का स्क्वायर। हाँ ना, तो 20 20 जा 400, 10 10 जा 100, और 20 का 500 10 10 जा 100, तो ये क्या आया √500। अब √500 क्या हो गया, √500 ये बॉल की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगा, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो गई, ज्यादा नहीं आएगा। उतना ही आएगा। इतना ही आएगा ना। नहीं 20 का ज्यादा आएगा। 20 20 जा 400 ही आएगा, 10 10 जा 100 आएगा। अरे 2 2 जा 40। ठीक है, समझ में आया। तो अपन ने 3 चीज़ निकाली, देखो। तो ये क्या था, बॉल यहाँ से यहाँ तक गई, उसको कहेंगे बॉल वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फिर अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, या तो ऐसे बोलेंगे 20 मीटर आगे गई, 10 मीटर ऊपर गई, या तो ऐसे बोल सकते हैं √500 चली है उस डायरेक्शन में। अब उस डायरेक्शन को कैसे बनाएं, मेन दिक्कत है कि इस डायरेक्शन को कैसे बनाएं। तो इस डायरेक्शन को ऐसे बनाते हैं कि ये दिया है, मान लो अपना ए वेक्टर, बॉल वेक्टर लिखते हैं। बॉल वेक्टर क्या था, 20 मीटर आई कैप और 10 मीटर जे कैप, 20 मीटर आई कैप प्लस 10 मीटर जे कैप। अब देखो इसमें आई और जे दोनों है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए ये वेक्टर है। मैग्नीट्यूड भी है 20 10, डायरेक्शन भी है आई और जे, मतलब ये हुआ वेक्टर फॉर्म। फिर बोला कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, तो ये इसमें तो डायरेक्शन नहीं है, इसमें अपन को पता है √500 चली इस डायरेक्शन में। अब ये वाली डायरेक्शन तो है नहीं अपने पास, मतलब √500 केवल मैग्नीट्यूड हुआ। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, बॉल वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो √500, ये आ गया। अब 2 चीजें आ गई हैं, एक तो वेक्टर आ गया, एक उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब अपन क्या हाँ, मॉड के अंदर इसलिए लिए जिसमें ये वेक्टर कट गया, मॉड के अंदर लेते हैं, मतलब ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वेक्टर कट गया, मॉड के अंदर लिया, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो √500 आ गया। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी रह गई। ठीक है, तो देखो कोई भी वेक्टर, मान लो आर वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ आर वेक्टर प्लस आर कैप। ठीक है, मॉड ऑफ आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के होता है वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बस निकालना होगा तो इसको नीचे ले जाएं, डायरेक्शन बस निकालना है, इसको नीचे ले जाएं, तो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कैप डायरेक्शन। अब इसका अपने पास मैग्नीट्यूड है, मतलब बॉल यहां से गई √500 मीटर। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, बस डायरेक्शन निकाली, डायरेक्शन ऐसे निकाल लेंगे आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो बॉल वेक्टर, ठीक है, ये ऐसा बॉल के लिए डायरेक्शन वेक्टर कैसा हो गया, 20 मीटर आई कैप प्लस 10 मीटर जे कैप अपॉन √500 मीटर, ये मैग्नीट्यूड बस, ये बॉल वेक्टर आ गया। हाँ क्या भैया अपॉन 500 अपॉन √500, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। देखो ये मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट नहीं, देखो रिजल्टेंट क्या हुआ, इक्वल टू आर कहां गया, इज इक्वल टू आर, कौन सा, डायरेक्शन वो देखो डायरेक्शन वेक्टर है, ये बॉल के ऊपर अपन ने ऊपर ये बना दिया, मतलब ये डायरेक्शन वेक्टर हो गया। तो बॉल की डायरेक्शन वेक्टर मतलब बॉल वेक्टर जो कि ये था अपॉन मैग्नीट्यूड जितना यहाँ से यहाँ तक चला, समझ में। हाँ, ये हमेशा नीचे मैग्नीट्यूड ही आएगा। डायरेक्शन आएगा जो निकल, दरवाजा बंद करो बेटा, दरवाजा क्यों नहीं बंद किया। हाँ क्या बोला, पूछो। डायरेक्शन आएगा निकल के। हाँ, तो ये बॉल वेक्टर, ये डायरेक्शन आ गई, बस इसके आगे नहीं होगा ना, इसके आगे नहीं होगा। करना हो तो कर सकते, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सिंप्लीफाई तो कितना भी कर दो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अपन ने किया क्या है। मैं घर जाके लिखूंगा ये सब वीडियो देख। हाँ रिवाइज नहीं, सही है, चले घर जाके देख लेना, अभी बस थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये तो पहले भी समझा चुके थे, रिवाइज करा रहे थे। मैंने आपके जैसे नोट बना लिया पेज में। कैसे, वाइट पेज में। हाँ वाइट पेपर में। हाँ आपने जो बोला ना वीडियो, अरे नोट्स इतने अच्छे बनाओ कि देखने में कभी भलाई ना लगे। नहीं आपने जो बोला ना कि अगर डबल बॉन्ड होंगे, अगर डबल बॉन्ड दोनों सेम हुए तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, मैंने सब लिख लिया। हाँ वही, जब पहली बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा लिखना पड़ता है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो फिर कम लिखने में काम चल जाता है। इसलिए शुरू में बड़े नोट्स बनते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। इसलिए तो हमारे भी उतने सारे पेज के, अब हमको उतने पेज के नहीं लगेंगे। इसलिए तो मैं कल आपसे वीडियो मंगा रहा था कि नोट्स बन जाएंगे। हाँ अच्छा, तो तुम नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिए थे क्या, और जीओसी की एक वीडियो भी कंप्लीट हो गई।
हाँ नहीं वो नहीं हुई थी, वो मैं सोच रहा था कि सारी एक साथ देखूंगा। अरे तो एक तो देखो। नोमेनक्लेचर करना पूरा कंप्लीट करके सो गया मैं। चलो अब क्या लिख रहे थे क्या? मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कुछ भी बोल सकते ना। हाँ अठारह है चलो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहे, हम ही करा दे रहे, टाइम यानी तुम लोग लेट करोगे। देखो क्या हुआ, भैया बोर्ड पे बुला के सॉल्व करवाएगी नहीं? हाँ अरे टाइम नहीं है ना, तो हमको आज वो प्रोडक्ट कंप्लीट कराने हैं। एक जल्दी सी चीज़ बता दे रहे। अब देखो नॉर्मल मैग्नीट्यूड, अब वैसे तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर से करा दे रहे। नॉर्मल मैग्नीट्यूड निकालना रहता है। देखो एक बॉल अपन ने फेंकी, ठीक है, बॉल फेंकी कितनी 5 मीटर आई कैप प्लस 10 मीटर जे कैप प्लस 20 मीटर के कैप, मतलब 5 मीटर आई कैप मतलब 5 मीटर बस आगे गई है ना, मतलब अपन ने ऐसे फेंकी, ठीक है, 5 मीटर बस आगे गई कुल 5 मीटर, ठीक है। अब ये बॉल ऊपर गई 10 मीटर, मतलब ऊपर गई 10 मीटर, ठीक है, मतलब बॉल कैसे गई होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे फेंकी मतलब ऐसे गई 10 मीटर ऊपर 5 मीटर आगे। फिर अपन ने बोला 20 मीटर के कैप में, मतलब किसी ने अजीब सी फेंक दी होगी, ऐसे वहाँ चली गई होगी, ठीक है, फेंकना यहाँ था चली गई वहाँ, तो मतलब ऐसे ना जाके अब वो बॉल ऐसे चली गई 20 मीटर। समझ में आया? बना लो कि ड्राइंग कैसी बनी। पर उसकी डिस्टेंस तो नहीं रहेगी ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में? देखो एक्स एक्सिस में तो उतना ही थी, मतलब जहाँ पे भी फेंकी, मतलब हमने मान लो यहाँ से फेंकी, मान लो हम इस टाइल्स में खड़े हैं, इस टाइल्स में हमने फेंकी ऊपर, ठीक है, अब 5 मीटर आगे गई, मतलब 5 मीटर केवल इतनी आगे गई, 10 मीटर ऊपर गई, मतलब मान लो ये जो ये अपनी अलमारी है, अलमारी की हाइट में गई, ठीक है, 5 मीटर आगे 10 मीटर ऊपर, और 20 मीटर ऐसे मान लो अलमारी में टकरा गई, ठीक है, मतलब हाँ फेंकना इधर था, 5 मीटर आगे जाए 10 मीटर ऊपर जाए, लेकिन चली गई उधर, मतलब 20 मीटर उधर भी चली गई, ठीक है, तो आगे तो 5 ही मीटर गई, ऊपर तो 10 ही मीटर गई, लेकिन 20 मीटर उधर भी चली गई। तो अब समझ में आ गया बॉल कैसे फेंकी। अब हम बोले कि यहाँ से बॉल जहाँ तक गई, तो बॉल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कैसे निकालोगे, बस इसका निकाल लोगे मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, तो ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा √5 5 25 प्लस 100 प्लस 400, ठीक है, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। फिर हाँ फिर अपन बोलेंगे कि अब डायरेक्शन क्या थी यार उसकी, और रिजल्टेंट के लिए तो रिजल्टेंट ही लिखा है। हाँ रिजल्टेंट है ये। नहीं इसके ऊपर जो लिखा है वो रिजल्टेंट है ना। रिजल्टेंट क्या होता है? देखो रिजल्टेंट कुछ नहीं होता, अगर दो चीज को प्लस करते हैं बीच का जाता है रिजल्टेंट, वो अलग चीज है। रिजल्टेंट ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये होता है वेक्टर मेन चीज, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट, दो चीज का रिजल्ट, ठीक है, उसको रिजल्टेंट कहते हैं। अब अपन बोलेंगे चलो वहां फेंक दिया, अब इस डायरेक्शन को एक नाम दे दो। बोला फिर इस डायरेक्शन को नाम कैसे दें, यानी ये बोल सकते कि आगे इतना गई, ऊपर इतना गई, किनारे इतना गई, लेकिन इस स्पेसिफिक डायरेक्शन का नाम क्या दें? तो अपन ने वही देखा था, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस इंटू ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, ए कैप अच्छे से बना दें, ठीक है। अब ए कैप निकालना है तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। अब देखो या तो मॉड लगा लो, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, एक ही चीज है, ठीक है। अगर ए के ऊपर ऐसे साइन नहीं लगा मतलब वो वेक्टर नहीं है। तो अब देखो क्या अपन को निकालना है, ए वेक्टर मतलब डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन कैसे? वेक्टर अपॉन मॉड, यानी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अच्छा भाई ए कैप मतलब ए डायरेक्शन बता रहा है। हाँ, अगर ऐसी कैप है मतलब डायरेक्शन बता रहा है, अगर ऐसा है तो डायरेक्शन प्लस में, अगर ऐसा साइन है मतलब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों बता रहा है। मैंने आपसे पूछा था कैसे इसका आंसर क्या आएगा? 25 प्लस 100 प्लस 400 अपॉन 5। इसका आंसर आएगा 225 5 मीटर आई कैप प्लस 10 मीटर ये आएगा जे कैप प्लस 20 मीटर। स्क्वायर करके नहीं लिखेंगे इनका? ऊपर वाले का स्क्वायर क्यों लिखेंगे? देखो ए वेक्टर एज इट इज लिख दिया, अपॉन नीचे वाले को अपन ने प्लस कर दिया, तो ये हुआ 525।
ये क्या आ गई अपना ए वेक्टर, मतलब एक ही डायरेक्शन। समझ में आई ये चीज़? ठीक है, ए हमें ए के डायरेक्शन शो करता है ना हमें। हाँ हमेशा ए कैप आर कैप वेक्टर डायरेक्शन बताता है। वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। ये वेक्टर है जो कि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन रहता है, लेकिन केवल डायरेक्शन की बात करें तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ए कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि केवल और केवल डायरेक्शन बताता है। ठीक, तो मैम ऐसा तो बता रहे हैं आप। कॉपी में तो सही लिखवाया मैम ने, लेकिन सही है। हाँ आप रात में कितने बजे? अरे वो दूसरी वाली मैम थी। रात में, मैम यार। अरे यार हमने जगना तो 5-6 बजे तक रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम 2-3 बजे सो जाते हैं। कल उतने टाइम पे डाउट। अच्छा सर कल हाँ 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 पूछ लिया कर में, कोई दिक्कत अल्लाह नहीं, जल्दी से हो गए थे ना? मैसेज में पूछ लेना। क्या कल 2 बजे सो गए थे? क्यों खुले कितने बजे? मेरे 12:30 बजे। साढ़े 12 तो पे आए। अरे हम जबलपुर से लौटे थे ना तो थक भी गए थे तो। लड़कियों में हाँ? पर्सनल रूम में सो गए हो? हाँ हाँ तो बाबू पापा के साथ गए थे पढ़ाई। मेरा भाई भी है ना। वो अलग रूम, वो अपने रूम में सोता है। ओके समझ में आ गया? अपन ने क्या निकाला? मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया, फिर जाओ जाओ पीछे से जाओ। फिर देखो एक चीज़ और बताई थी, जल्दी से खुद ही बता दे रहे। एक चीज़ और क्या बताई थी हमने? उतनी सारी खाली है, वहाँ क्यों नहीं बैठ रही? वहाँ बैठो। देखो एक और क्या बताया था, अपन ने बोला कि अगर अपन को केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, अब अपन को वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में नहीं दिए, अपन को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही दे दिए। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दे दिए मतलब बोलो एक बॉल गई ऐसी, एक बॉल गई ऐसी, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया 20। ये वेक्टर नहीं है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब 20 बस दिया, डायरेक्शन नहीं दी इसकी। फिर बोला एक दूसरी बॉल गई ऐसी, इसको बोल दिया 30। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं है, मतलब इसकी भी डायरेक्शन नहीं दी। लेकिन दोनों 30 आई थी अपनी लिखी। हाँ नहीं लिखेंगे, लेकिन दोनों के बीच का एंगल दे दिया 30 डिग्री। मतलब एक बॉल ऐसी गई, एक बॉल ऐसी गई, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री था। अब ये एंगल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब बॉल किधर गई ये नहीं पता, दूसरी किधर गई नहीं पता, लेकिन बीच में 30 डिग्री एंगल होना चाहिए। मतलब अगर ये 30 है तो ऐसा करके ऐसा कुछ भी कहीं भी हो सकता है। अपन को क्या निकालना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है। ये भी एक रिजल्टेंट है अपने आप में, ये भी एक रिजल्टेंट है, दोनों मैग्नीट्यूड है। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? 30 ले ली। देखो तो इसको क्या करते हैं, इस रिजल्टेंट को कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड देखो इन दोनों का अगर प्लस करेंगे, इसका और इसका प्लस करना है अपन को। बोला एक बॉल इधर गई, एक बॉल इधर गई, मतलब एक एवरेज ले लें, अगर इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ कहीं जाएगी बॉल। ठीक है कि अगर इसकी भी ताकत ले लें, इसकी भी ताकत ले लें तो बॉल जाएगी यहाँ कहीं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, बॉल गई ऐसे 20 से कहीं। ठीक है, इन दोनों का मिला के अगर करते हैं तो बॉल जाती 20 से कहीं। ठीक है, अब देखो इसका कैसे निकालते हैं, ये लेते हैं, फिर आर ले लिए, बस केवल आर ले लिए, दोनों का रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक इसको ले लें, इसको, या इसको अपन इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी। ठीक है, इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी। ये वाली डेरिवेशन भी देखना, ये वाली डेरिवेशन समझते जाओ जरा। मैग्नीट्यूड लिख लेगा ना। हाँ इससे मैग्नीट्यूड निकलेगा। देखो मैग्नीट्यूड लिखा है ना, वेक्टर नहीं लगाया मतलब मैग्नीट्यूड है। तो देखो ए इसको ले लिया, बी इसको ले लिया, ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 30। cos 30 माइनस आएगा ना? माइनस क्यों आए? आगे माइनस क्यों आएगा? प्लस आएगा। बी का होल स्क्वायर cos बता 30 रहे के लिए cos 30 लिए क्योंकि ये फॉर्मूला है, अपन cos 30 हमेशा लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अपन ने इस फॉर्मूला में ले लिया cos 30। क्या एक बॉल यहाँ गई, या फिर एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, दोनों फोर्स को मिला लें तो फोर्स यहाँ पे लगेगी। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना? अब ये खुद मैग्नीट्यूड है, ये खुद मैग्नीट्यूड है, बीच में 30 डिग्री दिया है, मतलब ना इसकी अच्छे से डायरेक्शन पता, ना इसकी अच्छे से डायरेक्शन पता, बस दोनों के बीच का एंगल पता है। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे? इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो क्या आएगा? 400 900 प्लस 2 2 जा 2 3 जा 6 60 यानी 120
cos 30 कितना होता है √3/2। ये एक जीरो और आएगा 120 ठीक है। 600 अब देखो 2 to the 4 40, 4 3 जा 12। ठीक है। अब देखो क्या आया सबसे पहले, 1900 नहीं रे, नहीं सही आया 1200 आया 1200 1300 1300 प्लस 600 √3। अब 1300 और 600 √3 को अपन 1900 √3 नहीं लिख सकते, 2 को अच्छा हाँ 2 से बड़ा वो कर दिया। ठीक है। अब देखो ये आ गया अपना आंसर काय का, कि अगर एक यहाँ गई एक यहाँ गई और बीच में 30 का है, तो ये जो बीच में है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो कैसे निकाला ऐसे। तो ये है कैसे पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या है? देखो ये भी मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है, ये भी मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है, बीच में 30 डिग्री है। तो अपन को बीच का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब दोनों को प्लस करके जो रिजल्टेंट आएगा तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और इस फॉर्मूला से मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलती। देखो हाँ, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन में ही मैग्नीट्यूड बस दिया तो आंसर में भी मैग्नीट्यूड बस निकालना है। जल्दी से लेको, फिर एक चीज और बताएं। माइनस में हो सकती क्या भैया? अब देखो माइनस में होता क्या होता हम अभी बता देंगे। माइनस में वही नहीं सकता ना कभी। वो बता रहे हैं। बता देंगे अभी, पहले ये देखो। अब इसमें अपन को डायरेक्शन नहीं दी, डायरेक्शन नहीं निकालनी, इसमें एंगल दिया था तो अपन एंगल निकालते हैं। ठीक है, वहां बैठो जगह। हाँ डायरेक्शन निकल सकती है ना, डायरेक्शन निकल सकती है लेकिन अभी नहीं निकालनी। ठीक है। अब देखो एंगल दिया था, निकल सकती है। एंगल दिया है, वैसे आई कैप के फॉर्म में तो निकल नहीं सकती क्योंकि दी नहीं है। मैग्नीट्यूड तो निकाल लेना बन जाएगा। नहीं तो किसी एक को फिक्स कर देंगे, अगर किसी एक को फिक्स कर देंगे तो निकल जाएगी। इसको अगर एक्स एक्सिस मान लेंगे तो पूरी निकल जाएगी। देखो फिर उसके बाद एंगल दिया था दोनों के बीच का 30 डिग्री। अब अपन को एंगल निकालना है किससे, रिजल्टेंट से। अगर ये रिजल्टेंट है तो ये एंगल क्या होगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट गया तो ये एंगल क्या होगा, चाहे बी से निकाल लो चाहे ए से। अपन इसको ले लेते हैं अल्फा, अपन बी से निकालते हैं। ठीक है। अब ये रटना नहीं है, इसकी डेरिवेशन देखो क्योंकि किताब में लिखी थी मैम, डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन दे रही हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये गया यहाँ पे, क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ रहता है। पैरेललोग्राम लॉ मतलब यही वाला लॉ है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब देखो समझा रहे, देखो क्या हुआ, एक फोर्स ऊपर गई, एक फोर्स 20 मीटर की ऊपर यानी इस डायरेक्शन में, एक यहाँ गई। अब ना ये y है ना ये x है, अपन को कुछ नहीं पता, बस बीच का एंगल पता है 30 डिग्री। ठीक है। अब दोनों के बीच का अपन को क्या निकालना है कि अगर इसको इससे प्लस कर देंगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उसका मैग्नीट्यूड अपन ने निकाल लिया। फिर बोला जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब इसके रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, जमीन में रख दो। भैया मैग्नीट्यूड निकाले तो उसके ऊपर तो एरो भी आएगा ना वो। देखो अपन ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आर बस लिखते तो भी चलता। ठीक है, अगर वेक्टर निकालते तो मॉड नहीं रहता, एरो बस रहता। अब देखो मैग्नीट्यूड निकाल लिया अपन से, मैग्नीट्यूड निकालते बन गया। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एक देखो नॉर्मल अगर समझ में नहीं आया हो, एक फोर्स ऐसे 5, एक फोर्स ऐसे 10, बीच में क्या है मान लो 45 डिग्री का एंगल है। बोलेंगे कि जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी क्या मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऐसी निकलेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5² + 10² + 2 × 5 × 10 cos 45 cos 45 is equal to 25 + 100 2 10s are 20, 2 5s are 10, 10s are 100, 250 अरे is equal to 250 ठीक है। 100 5 is 10, 10 10s are 100, 2 5s are 10, 10 10s are 100, 1/√2 125 प्लस नहीं करो अलग तो भी चलेगा। अलग करने के लिए अपन इसको ठीक है। तो इसके बाद क्या है प्लस, ठीक है।
आंसर आ गया। क्या किया, एक मैग्नीट्यूड दिया, दो मैग्नीट्यूड दिया, बीच का वहाँ क्यों नहीं बैठ रहे? हाँ अच्छा, खड़े रहो थोड़ी देर। हाँ ये तो सही टाइम के पहले आ जाते हैं ना, अभी 5 नहीं बजे, 15 मिनट खड़े रहो या अंदर जाओ दीदी से पूछो। हाँ सही में टाइम के पहले आते, यहाँ पे भी हल्ला होता, अपने 5 बजे आए। तो देखो ठीक है, एक मैग्नीट्यूड दिया, दो मैग्नीट्यूड दिया, बीच का एंगल दिया, अपन को बीच का रिजल्टेंट निकालते बन गया। ठीक है, अब अपन से बना क्या नहीं, एंगल निकालते, डायरेक्शन या फिर एंगल। अब देखो ये यहाँ गई तो इसका इसकी रिस्पेक्ट में क्या एंगल है, इसको अपन ने ले लिया अल्फा, अल्फा निकाल लेते हैं। अब याद करो जब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब अगर एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और अपन को निकालना है कि ये वेक्टर यहाँ पे कितना है। एक वेक्टर ऐसा है, अपन को देखो एक वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग तो पैरेलल होती है ऐसे, ये तो ऐसे हो गया मतलब पैरेलल नहीं है। ये वेक्टर ऐसा है, ऐसा है, इसका क्या मतलब है, मतलब एक फोर्स ये y में लगा रहा होगा, एक x में लगा रहा होगा। अगर ये फोर्स ऐसे लग रही मतलब क्या, कुछ y में गई कुछ x में, बॉल अपन ने ऐसे फेंकी मतलब कुछ x में गई कुछ y में गई, है ना। तो अपन को निकालना है x में कितनी गई और y में कितनी गई। तो अपन ने अगर बॉल को, ये बॉल की क्या स्पीड ले लेते हैं अपन, मान लो 20 मीटर ले लेते हैं, बॉल की डिस्टेंस जितनी बॉल ने कवर करी 20 मीटर कवर करी, ठीक है। अब बोलेंगे बॉल ने x में कितनी कवर करी, तो अपन देखेंगे कि जो बॉल अपन ने फेंकी उसका x से एंगल कितना है। समझ में आया क्या, बॉल ने 20 मीटर कवर करी मतलब बॉल ने ऐसे गई, इसको अपन ने नापा स्केल से 20 मीटर निकली, लेकिन वो x में क्या है, स्केल से फिर x भी तो नाप सकते हैं ना। बता रहे हैं, नापेंगे थोड़ी, बता दिया क्वेश्चन में दिया है कि 20 मीटर है। अब बताओ x में कितनी है, x में कितनी कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे x से एंगल कितना है, एंगल भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। एंगल दे दिया ये मान लो 60 डिग्री, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन में दो चीज़ बता दी कि ये बॉल x एक्सिस से 60 डिग्री में गई है, कितना गई है 20 मीटर गई है। अब बताओ x में कितना चली और y में कितना चली, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया, 20 मीटर गई, 60 डिग्री x से बनाई, बताओ x में कितना चली y में कितना चली। तो अपन कैसे निकालते हैं, जो भी इससे चिपका रहता है और एंगल दिया है तो इस एंगल को अपन क्या लेते हैं, ये क्या कहते हैं, r cos थीटा। तो ये हो जाएगा r क्या है, मान लो 20 cos 60, ठीक है। समझ में आया, जहां से भी एंगल चिपका रहता है उसको अपन कहते हैं r cos थीटा। अब बताओ x और y कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर बनाते हैं तो बताओ ये एंगल कितना हुआ, ये 30 डिग्री हुआ। अब बताओ बॉल ऐसे गई इस वाले डायरेक्शन से 30 डिग्री में चिपकी है, तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा। ये भी होगा ना, जैसे ये है, ये चिपकी है तो r cos थीटा, तो ये भी r cos थीटा हुआ, तो ये क्या हुआ 20 cos 30। समझ में आ गया, मतलब कहीं से भी कुछ भी चिपका है तो अपन जहां पे एंगल रहता है उसको cos थीटा ले लेते हैं। क्या, हाँ वो तो वो अपन निकाल लेंगे। समझ में आया, क्या लेते हैं, हमेशा cos थीटा लेते हैं, याद करना पड़ेगा। बताओ इसका आंसर, इससे ये फाइंड करते कि x में कितनी गई, इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा x में कितनी, सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा y में कितनी गई। ये बताओ जरा इसका आंसर दो, 10 मीटर गई, जमीन से एंगल बनाए 30 डिग्री का, आंसर निकालो x में कितना चली y में कितना चली। x में कितना चली, y में कितना चली। हाँ 6 cos 60 नहीं x में चली 10 cos 60 डिग्री, 10 cos 60 डिग्री चली y में, 10, 10 अच्छा अच्छा, वैल्यू निकाल के हाँ। निकालिए, cos 10 चलेगी y एक्सिस में, y एक्सिस में, हाँ। और 10 cos 30 चलेगी x एक्सिस में। हाँ तो ऐसे निकाल के बतानी, पूरी सॉल्व नहीं करना भैया। हाँ पूरा सॉल्व नहीं करो, 10 cos 60 और ये 10 cos 30। अब देखो एक प्रॉपर्टी तुम लोग ने कभी पढ़ी है, देखो ये cos 30 है और ये क्या है cos 60 है। cos 60 को अपन cos 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, रहती है, लेकिन cos 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो देखो अगर cos 60 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 30 है, अब cos 90 माइनस 30 को अपन sin 30 लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी है कि cos 90 माइनस 30 होता है sin 30, ठीक है। तो अगर अपन को ये एक एंगल बस दिया है, एक एंगल बस दिया है, फिर से निकालो,
इस बार साइन की टर्म में निकालना है, ठीक है, एक कॉस की टर्म में एक साइन की टर्म में। ये चलिए 20, ये एंगल दे दिया 45 नहीं, चलो 30 दे दिया, 30 दे दिया। ये डायरेक्शन क्या होगी पहले बताओ, ये डायरेक्शन पहले ये बताओ ना। अब ये साइन 30 क्यों होगी, जब चिपका है उसको cos 30 कहते हैं तो cos 30 होगी ना। y एक्सिस में रहेगी 20 cos 60। देखो पहले ये देखो, ये वाली देखो, 20 मीटर cos हमने क्या बोला, एक है एंगल दिया है तो ये क्या होगी 20 cos 30। अब ये वाली इसको अपन देखो, इसको या तो अपन लिखते पहले क्या 20 cos 60, 20 cos 60 लिख सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे 30 डिग्री दिया है 60 डिग्री तो दिया नहीं है, तो अपन इसको 20 sin 30 लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, दोनों बराबर चीज़ हैं, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, तो अपन 20 cos 60 ना लिख के 20 sin 30 लिख दिए। तो अब इससे अपन को एक ये चीज़ समझ में आई, नहीं आई तो रट लो। क्या है कि अगर अपन को एक नॉर्मल दिया है, क्या दिया है, एक दिया है ये रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट की डिस्टेंस है 10, ये अपन को एंगल दिए 30 डिग्री, तो जहां से चिपका है उसको अपन कहेंगे 10 cos 30, और जहां से नहीं चिपका, देखो एंगल यहां से चिपका, यहां से तो चिपका नहीं, इसको क्या कहेंगे 10 sin 30। समझ में आया, जो चिपका है वो cos 30, जो नहीं चिपका वो sin 30। ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ गई, इसी को अपन कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया क्या है। अब ये तो एक बार पहले भी करा दिया था, जल्दी से इस वाले का बता दो, अभी रुक जाओ 10 मिनट। देखो अब क्या एक वेक्टर ऐसा है, देखो देखो देखो, एक वेक्टर यहाँ को निकला हुआ है, देखो यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगल बना दें, तो पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर से पढ़ो। एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, एक वेक्टर यहाँ से निकला यहाँ पे आया, मतलब उस कोने से उस कोने पे आया। अब बताओ एक्स एक्सिस से इसका एंगल ले लिया अल्फा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। वाई एक्सिस से इसका एंगल ले लिया कितना, और इस वाली एक्सिस से ले लिया गामा। ठीक है, ये वेक्टर कहाँ गया, ऐसे टेढ़ा गया। अब बताओ एक्स एक्सिस में कितना चला, इस वेक्टर को अपन ले लेते हैं आर वेक्टर। वो तो बताइए कितना एंगल चला है। इसका मैं देखो देखो हमने एंगल नहीं बताया, अल्फा बीटा गामा दे दिया एंगल। इसका मैग्नीट्यूड क्या ले लिया आर, देखो इसका मैग्नीट्यूड आर। एक्स एक्सिस की कैसे निकालते थे, जो एंगल चिपका रहता था, देखो मैग्नीट्यूड जो एंगल चिपका रहता था और कॉस में यानी वो एंगल करा दिए, तो इस डायरेक्शन में कितना चला r cos अल्फा। ठीक है, रुको, हाँ अलग लिखा है ना, गामा लिखा, तो इसमें चला आर कॉस गामा, और ऊपर वाले में चला r sin अल्फा, नहीं बीटा, आर कॉस बीटा। ठीक है, देखो ये 3 एंगल, देखो देखो इसमें साइन अल्फा नहीं ले सकते, क्योंकि देखो 3 एंगल है, 3 एंगल में 90 माइनस में नहीं होता है काम। ठीक है, यहाँ पे 90 माइनस में काम हो गया था 2 एंगल में, हाँ, तो केवल 2, जब एक्स और वाई की बात करें तो साइन ले सकते हैं, लेकिन 3 की बात करें तो कॉस ही लेना पड़ेगा। हाँ, कॉस लोगे तो भी गलत नहीं होगा। अब बाकी बात वो है कि हम गलत नहीं करते, दूसरों की गारंटी तो हम ले नहीं सकते। तो देखो ये वाला समझ में आ गया। अब देखो इस वाले में क्या, 3 की अपन ने डायरेक्शन निकाल ली। अब ये अपने पास था, मान लो आर मैग्नीट्यूड था, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर वेक्टर जो है, देखो ये आर मैग्नीट्यूड था, आर वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, आई जे कैप में लिखना पड़ेगा। एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, आर कॉस अल्फा एक्स का मैग्नीट्यूड है, एक्स की डायरेक्शन आई कैप है, तो आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप। अरे रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट, तो देखो ये आर, देखो अभी अपने पास आर था, आर का मैग्नीट्यूड था जिसको अपन ने आर बस लिखा था। अब आर वेक्टर कैसे निकाला अपन ने, ये मतलब तीनों एक्सिस में जो था वो निकाला। अभी किसी ने पूछा था ना कि ये अपने पास ये दिया है तो इससे अपन वो निकाल सकते हैं कि नहीं, इस फॉर्म में निकाल सकते हैं कि नहीं, तो वो ऐसे निकालेंगे। ये वाला समझ में आया कैसे किया, ये वाला देखो जरा, ये
रिजल्टेंट का वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। ये देखो, ये अपन ने जो ये निकाला था, एक मैग्नीट्यूड दिया, एक और मैग्नीट्यूड दिया। अब दो मैग्नीट्यूड जब अपन ने दिए तो अपन ने इसका ये मैग्नीट्यूड निकाला था, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड कितना आया था अपना, मान लो ये लिखा है, ये मैग्नीट्यूड आया, तो आर मैग्नीट्यूड आ गया था ये। अब इसी की अगर अपन को वेक्टर फॉर्म में लाना है, आई जे कैप के कैप के फॉर्म में, तो देखेंगे यहाँ से कितना है। इसको अपन ने ले लिया एक्स एक्सिस, अब था ना ये एक्स एक्सिस, हमने बोला था ना कहीं भी हो सकता है। उस केस में अपन ने बताया था कि एक्स एक्सिस से एंगल है, इस केस में बताया नहीं, इस केस में बस ये दो के बीच का एंगल है, लेकिन इसको अपन ने एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है। अगर अपन ने इसको एक्स एक्सिस मान लिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा। अच्छा अभी तो अल्फा नहीं निकाला, अल्फा नहीं निकाला, लेकिन मान लो अल्फा कोई है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। ये आर क्या है, आर मैग्नीट्यूड ये है, मतलब अंडर रूट 1300 प्लस भैया इसका अल्फा कैसे निकालेंगे? बता रहे 600√3 और क्या कहेंगे कॉस अल्फा आई क्या। बोलो ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। देखो इसका मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा, अगर मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं आर कॉस अल्फा, तो ये चीज मिल जाती। इसको एक्स एक्सिस ले रहे ठीक, तो आर कॉस अल्फा में ये चीज मिलती, तो आर ये पूरा आर है कॉस अल्फा, मतलब ये चीज मिल गई, तो इसको अपन ने आई कैप मान लिया। अब जे कैप क्या होगी, जे कैप क्या होगी, ये यहाँ से जे कैप होगी। अब ये अल्फा था तो जे कैप क्या हो जाएगी, आर साइन अल्फा। और आर तो दिया है ना अपन को, आर निकाले हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपन को मिल जाएगा आर वेक्टर। बोलो ये वाली चीज समझ में आई। हाँ सही है। आ गई समझ में। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड दिया था, लेकिन अपन ने आर वेक्टर बना दिया। लिखो नहीं, लिखो नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, समझा दिया लेकिन, ठीक है। यहीं तक आएगा मैग्नीट्यूड। हाँ ये वाला लिख लो, लिख लो या फिर कॉपी से लिख लेना, अभी उतना टाइम नहीं बचा अपने पास। अब देखो एक डेरिवेशन देखो जरा, एक डेरिवेशन देखो, एक डेरिवेशन देखो, एक डेरिवेशन देखो। ये एक है, ये दूसरा है, बीच का 30 डिग्री अपन को मालूम था, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस लेके चले, ठीक है। इस वाले को अपन ने एक्स एक्सिस लेके चला। अब क्या हुआ, इसको ऐसे बनाया, इसके पैरेलल और इक्वल एक लाइन बनाओ। पैरेलल और इक्वल एक लाइन बनाए तो ये आ गई, इसके पैरेलल और इक्वल एक लाइन बनाए तो ये आ गई, ठीक है। इसको क्या कहीं पैरेललोग्राम बन गया। अब ये तुमको ये जो अपना वेक्टर था, ये पैरेललोग्राम का वो देख रहे हैं क्या, डायगोनल, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल देख रहा है, देख रहा है ना। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल का मैग्नीट्यूड रहता है वो ही अपना कहलाया a² + b² + 2ab cos थीटा। उसकी डेरिवेशन भी कराई होगी, डेरिवेशन का हम वीडियो दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाँ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक डायगोनल हो गया। तो अगर अपने पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, बेटा हल्ला नहीं, अंदर भी कम, दीदी दीदी थोड़ा हल्ला कम बोलना। चलो ये चीज देखो, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर v वेक्टर, बीच का एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब अपन बनाएंगे एक पैरेललोग्राम इनकी मदद से। तो ये अपन ने पैरेललोग्राम बना दिया। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, आर cos थीटा a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है।
तो मतलब इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसी के कारण इसको कहते हैं पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि जो भी इसका रिजल्टेंट आता है वो पैरेललोग्राम का डायगोनल रहता है। अब देखो इसकी एक डेरिवेशन हम करा दे रहे हैं क्योंकि वो सरल बन जाएगी। पैरेललोग्राम की क्या, हाँ ये मैग्नीट्यूड, हाँ ये मैग्नीट्यूड आएगा। अब देखो एक डेरिवेशन देखो जरा, यहाँ पे कराते हैं, यहाँ पे देखना, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब अपन को निकालना है अल्फा। कैसे निकालेंगे इसी को, ये अल्फा निकालना है, ये पैरेललोग्राम बना है, दोनों साइड पैरेलल है, निकालना है ये अल्फा। इसका मैग्नीट्यूड अपन को पता है, लेकिन अभी के लिए अपन आर बस लेते हैं। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को ले लिया आर। अब देखो अपन को क्या निकालना है, ये अल्फा। अपन ने ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल रहता था, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अपन को एक एंगल और एक डायरेक्शन एक डिस्टेंस पता रहती थी तो अपन बाकी दोनों निकाल लेते थे। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपन को एक तो पता है 30, एंगल भी पता है, तो अगर ये राइट एंगल होता तो अपन को अल्फा मिल जाता, अल्फा या फिर बाकी साइड मिल जाती। तो अपन क्या करेंगे, इसको बना लिया राइट एंगल। कैसे बनाएंगे, एक अपन ने यहाँ खींच ली और एक ये सीधे नीचे लिया है। ठीक है, अब देखो ये राइट एंगल बन गया। इस लाइन को क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। अब देखो जो राइट एंगल बना, राइट एंगल का ना अपन को ये पता ना अपन को ये पता। ठीक है, ना बेस पता ना परपेंडिकुलर पता। कैसे निकालेंगे, तो देखो आर वेक्टर तो पता है, अपन ने निकाल लिया, आर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब देखो ये अल्फा है, अल्फा निकालना है, तो ये वाली जो लाइन है, देखो एक मिनट, ये थीटा है, ये वाली लाइन हो जाएगी। सबसे पहले देखो ये और ये बराबर है कि नहीं, क्यों, पैरेलल शिफ्टिंग। अरे पैरेलल शिफ्टिंग कर दी ना, मतलब चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ पे रखो, एक ही बात है। अब देखो ये एक ए है, ए देखो ए कहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो एक लाइन ये भी खींच दें। वो वाली लाइन गायब हो गई ना पैरेलल शिफ्टिंग से। देखो देखो, हाँ पैरेलल शिफ्टिंग से कौन सी, सी वाली, हाँ गायब हो गई, अभी के लिए गायब हो गई। दोनों जगह भी लग सकते हो, बस सीख रहे हैं अपन क्या। ये ए था, अब देखो ए ऐसा गया है, ए ऐसा गया है, मतलब कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस में गया है और कुछ ना कुछ वाई एक्सिस में गया है। अब बराबर होगी ना ये वाला और ये वाला, कौन सा, हाँ वो बाद में बता देंगे। पहले अभी देखो ये वाली लाइन कैसे निकालोगे, ए क्या है 20, तो इसको अपन ए cos 30 लिख सकते, क्योंकि देखो ये एंगल है 30, तो ये वाली लाइन ए cos 30 हो जाएगी, ये हो जाएगी ए sin 30। समझ में आया। अब अगर ये ए sin 30 है तो ये भी ए sin 30 होगी, तो इसको अपन ने लिख लिया ए sin 30। वो भी एक और 30 होगी। ये अरे हाइट बराबर ली, तो अगर ये ए sin 30 तो ये भी ए sin 30 हुई ना, हाइट बराबर ली, पैरेलल शिफ्टिंग करी। अब देखो या तो अपन ऐसे भी ले सकते थे कि ये एक ए है, अब ये ए के बराबर का ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर, देखो मिटा के बता रहा, शुरू से समझो, बस 5 मिनट 5 मिनट। अरे 5 मिनट में हो ही जाएगा, दोनों 5 मिनट रुक जाओ। देखो 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 इधर देखो, एक ये है ए, ठीक, नहीं भाई मत कर यार, बहुत तेज है। देखो एक है ए एक है बी, ठीक है, इतना ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट आएगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल रहेगा, तो ये आ गया रिजल्टेंट आर। इन दोनों के बीच का एंगल अपन को दिया था थीटा, दिया था, अपन को निकालना है अल्फा। ठीक है, थीटा दिया था, अल्फा निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये जो ए है और ये पैरेलल है, पैरेलल शिफ्टिंग हुई है, मतलब ये भी ए होगा और ये भी बी होगा, बोलो ठीक। अब इसका एक राइट एंगल बनाओ, तो यहाँ से अपन ने ये लिया और यहाँ से ये ले लिया, तो ये बन गया राइट एंगल। राइट एंगल बना लिया। अब राइट एंगल बनाने अल्फा कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से और यहाँ से, देखो ये जो है यहाँ आते आते वही ये बना है, देखो ए और बी के बीच में जो एंगल यहाँ, वही ए और इसके बीच में एंगल होगा।
मतलब ये वाला एंगल भी 30 डिग्री थीटा हो जाएगा, ये पता है। अब देखो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा और ये क्या होगा, देखो ये ए उधर गया, यहाँ से चिपका है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। अगर यहाँ पे एक चीज होती तो वो होती ए साइन थीटा। अब यही चीज तो यहाँ पे आ गई है, मतलब ये भी ए साइन थीटा हो गई। दो चीज मिल गई अपन को। अब अपन निकालते थे, एक मिल गया ये b प्लस ए कॉस थीटा, देखो यानी ये वाली लाइन भी मिल गई, ये वाली लाइन भी मिल गई। अब ये एंगल है अल्फा, तुमको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल को अलग से बनाए तो ये ट्राइंगल ऐसा है, देखो ये एंगल अल्फा b बोलो, ये समझ में आया? इस ट्राइंगल को अल्लाह नहीं, इस ट्राइंगल को अपन ने यहाँ पे बनाया। अब देखो कुछ नहीं करना, टेन थीटा मतलब क्या होता है, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे अल्फा है 10, अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। बोलो समझ में आ गया? तो आपने कराया है। ठीक है, बस ये डेरिवेशन बता दी, ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा, खत्म। देखो ये डेराइव करना याद इसलिए रखना है क्योंकि कभी इसको ए लेते हैं, कभी इसको बी लेते हैं, इसको ए बी लेंगे तो वहाँ पे सब चेंज हो जाएगा। ये मेरा है गो जाओ।